नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है तुगलक वंश है। तो तुगलक वंश से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते थे दोस्तों, सभी को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन इतिहास का तुगलक वंश। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हम लोग ने पढ़ लिया था खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का जो पीरियड था आपको 1290 से लेके आपको जो था 1320 ईस्वी तक था। 1320 ईस्वी तक आपको कौन सा वंश था? तो आपको खिलजी वंश था, है ना। तो अब आ जाते हैं हम तुगलक वंश। तो तुगलक वंश सबसे पहले जो इसमें प्रश्न आ रहा है कि तुगलक वंश की स्थापना सबसे पहले आता है दोस्तों। तो देखिए क्या करा ना कि खुसरो खां को पराजित कर दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा था। यानी कहने का मतलब जो खुसरो खां था वो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। यानी कहने का मतलब खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो खां। तो खुसरो खां को पराजित कर दिल्ली के शासन की गद्दी पर कौन बैठा? तो गाजी मलिक बैठा। कौन बैठा? गाजी मलिक, है ना। आगे देखिए क्या करें, यानी कि गाजी मलिक को क्या कहा जाता है? तुगलक गाजी भी कहा जाता है ना। ये दोनों एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति को कहा जाता है। आगे चलते हैं, कहता है गाजी मलिक ने किस नाम से गद्दी पर जो बैठा तो किस नाम से बैठा था? तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से बैठा था। आपको तुगलक वंश की स्थापना में मतलब जो कौन किया था? गाजी, तो है ना। तो आपको गद्दी पे किस नाम से बैठा था? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पे बैठा था। आगे कह रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोलों को आक्रमण को विफल किया था? तो 29 बार। कितना बार? 29 बार, है ना। मंगोल आक्रमण को 29 बार इन्होंने क्या किया था? विफल किया था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। आगे क्या करा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में है ना ली गई अमीरों की भूमि। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय में क्या किया था? अमीरों की भूमि के ले लिया गया था। तो पुनः उसे किस शासक ने लौटा दिया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने ही लौटा दिया था। आगे करा इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कहता नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो नहर का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक था। आगे देखिए क्या करा, आगे भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। करा ना कि तुगलकाबाद में स्थित दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो छप्पन कोट के नाम से जाना जाता है। यानी तुगलकाबाद में एक दुर्ग है जिसको छप्पन कोट के नाम से जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हो गई थी? तो 1325 ईस्वी में हो गई थी। आगे कह रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली के सिंहासन पे कौन बैठा? तो जुन्ना खां बैठा था। और जुन्ना खां का अन्य नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों इनसे मोस्ट रिलेटेड प्रश्न आते हैं दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक से। आगे चलते हैं, कहता है ना कि सभी मध्यकालीन, देखिए आगे इंपोर्टेंट प्रश्न, कहता सभी मध्यकालीन सुल्तानों में कौन सा शासक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था? तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक ही थे, है ना। आगे कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं एवं कृत्यों के कारण अन्य नामों से भी जाना जाता है। मतलब किन किन नामों से आपको मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है? तो सबसे पहले देखिए आपको स्वप्नशील बादशाह के नाम पूछे जाए, कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक। पगला बादशाह किसको कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। रक्त पिचासु किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। इतने सारे नामों से आपको मोहम्मद बिन तुगलक जाने जाते थे। जूना खां भी इन्हीं को कहा जाता था। किनको? मोहम्मद बिन तुगलक को। आगे देखिए कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? किस विभाग की स्थापना की थी? तो अमीर ए कोही की स्थापना की थी। अमीर ए कोही की स्थापना की थी। देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ से इंपोर्टेंट क्यों बोला जा रहा है, गौर कीजिए। यहाँ से आपको जो प्रश्न आता है ना कि आपको अमीर ए कोही क्या था, कौन सा विभाग था? तो कृषि विभाग था। यही प्रश्न आपको यहाँ से आता है कि अमीर ए कोही कौन सा विभाग था? तो कृषि विभाग था। आगे कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो देवगिरी स्थानांतरित किया था। ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा कि देवगिरी को ही आगे चलकर आपको दौलताबाद नाम पड़ा था, है ना। देखिए क्या करा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का अन्य नाम क्या रखा था? तो दौलताबाद रखा था। क्या रखा था? दौलताबाद रखा था। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। देखिए आगे का प्रश्न क्या करा कि साकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सिक्के चलाए थे? तो पीतल और तांबे के सिक्के चलाए थे। कहता इन सिक्कों पर
इन सिक्कों का मूल्य किसके बराबर माना जाता था, किसके बराबर होता था? तो चांदी के रुपये टका के बराबर होता था। आगे इम्पोर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कहा था अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत में कब आया था? तो 1334 ईस्वी में आया था दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए इब्न बतूता जो था दोस्तों उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश का एक निवासी था। कहाँ का था? पूछा जाता है कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, तो मोरक्को का निवासी था, है ना। ये आपको उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। ये किसके शासनकाल में आए थे, यानी किसके दरबार में आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। कब आए थे? तो 1334 ईस्वी में आए थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। फिर यहाँ से आपको प्रश्न आता है कि इब्न बतूता की प्रमुख कृति क्या? तो रेहला है दोस्तों, है ना, रेहला। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रेहला वाला। आगे देखिए क्या करा कि सुल्तान ने इब्न बतूता को किस पद पर नियुक्त किया था? तो दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया था। आगे करा कि 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इब्न बतूता को अपने राजदूत के रूप में कहाँ भेजा था? देखिए इब्न बतूता को अपने राजदूत के रूप में कहाँ भेजा था? तो चीन भेजा था। आगे करा है कि इब्न बतूता की कौन सी पुस्तक में, देखिए आ गया, कौन सी पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है? तो रेहला में। किस में है? रेहला, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रेहला वाला, क्योंकि बहुत यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि रेहला किनकी रचना है? तो इब्न बतूता की रचना है। आगे कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हो गई थी? तो 1351 ईस्वी में हो गई थी। 1351 ईस्वी में हो गई थी। आगे कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने लिखा था कि अंततः लोगों को, ध्यान दीजिएगा, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली, लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये जो स्टेटमेंट है ये वर्णी साहब का था। किनका था? वर्णी का, इतिहासकार वर्णी का था ये स्टेटमेंट कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से मुक्ति मिली। आगे कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शेख अलाउद्दीन का ये शिष्य थे। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का क्या थे? शिष्य थे। आगे कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? जो अजमेर में शेख मोहुद्दीन चिश्ती, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शेख मोहुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार्क मसूद गाजी के मकबरे में गया था। तो ये आपको यही थे, मोहम्मद बिन तुगलक ही थे। आगे कह रहा है कि किस तुगलक शासन के, यहाँ पे किए होगा, किस तुगलक शासन के काल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की थी। तो हरिहर एवं बुक्का ने किसके शासन काल में की थी विजयनगर की स्थापना? तो आपको जो किए थे, आपको मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में किए थे। यानी कितनी बार मंगोलों का आक्रमण हुआ था दोस्तों कि आपको उसी आक्रमण के वजह से ही आपको क्या था, विजयनगर की स्थापना हो गया था। तुगलक वंश है ना, हरिहर एवं बुक्का ने दोनों भाई मिलकर क्या किया था? विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में किया था। यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है दोस्तों। सबसे पहला कि विजयनगर की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी में किया था, हुआ था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान हुआ था, ये सभी घटनाएं, इसके निर्माण हुआ था। चलते आगे, कहता कि महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना किया था। आगे करा कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो फिरोज शाह तुगलक बैठा। इंपॉर्टेंट शासक था दोस्तों। देखिए यहाँ से जो 2-3 शासक थे आपको, जैसे अलाउद्दीन खिलजी हो गए, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक हो गए, फिरोज शाह तुगलक, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न इन्हीं से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आगे देखिए क्या करा कि फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1351 ईस्वी में हुआ था। 1351 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था। खलीफा ने फिरोज तुगलक को कौन सी उपाधि दी थी? देखिए खलीफा बुरहान ने फिरोज शाह तुगलक को कौन सी उपाधि दी थी? तो कासिम उमीर उल मोमिन की उपाधि आपको दी गई थी। आगे देखिए क्या करा है कि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में कौन से 4 कर वसूल करने का आदेश दिया था? इन्हीं सभी कर को समाप्त कर मुख्यतः 4 कर मुख्य रूप से वसूलने को आदेश दिया था। तो कौन कौन कर था? खराज था, यानी कि लगान का कर जिसको बोल सकते हैं,
खुम्स था, जो युद्ध में लूटा गया माल था, जजिया और जकात कर, है ना, ये मुख्य 4 कर रखे थे इन्होंने। आगे करा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लागू किया था? तो आपको फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया था। आगे करा कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर की दर क्या थी? तो उपज का 1/10 था, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, उपज का 1/10 भाग था। आगे करा है कि देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे करा फिरोज ने कितनी नहरों का निर्माण किया था? तो 300 नहरों का निर्माण किया था। आगे करा कि फिरोज ने कितनी शहरों का मतलब नगर का निर्माण किया था? 5 नगर का निर्माण किया था। आगे देखिए कहते हैं, आगे क्या करा कि किसके शासनकाल में खिजरवाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के ही काल में। आगे करा कि फिरोज तुगलक ने अनाथ, इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, है ना, अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? तो दीवाने खैरात की स्थापना की थी। देखिए यहाँ से प्रश्न आपको आता है कि दीवाने खैरात कौन सा विभाग था? तो मतलब सहायता, किसको किसको सहायता करने वाला विभाग था? मतलब मुस्लिम महिलाओं, विधवा एवं लड़कियों की सहायता करने वाला विभाग था। इसकी शुरुआत, ये मतलब इसकी स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। आगे क्या करा कि सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे अधिक दासों की संख्या किसके समय में थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक के समय में थी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक दासों की संख्या किसके समय में थी? तो फिरोज शाह तुगलक के समय में था। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या करा है। देखिए आगे का जो प्रश्न है दोस्तों कि दासों की, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने किस विभाग की स्थापना किए थे? तो दीवान बंदगान विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, है ना। आगे करा कि सैन्य पदों की वंशानुगत किस शासक ने बनाया था? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सैन्य जो हो गया था आपको वंशानुगत किया था कौन? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जाकि बाकी सारे प्रश्न सैन्यों को हुलिया ठीक करने का, है ना, प्रथा, या ये सब किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था दोस्तों। आगे देखिए करा कि फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा की रचना का नाम किस नाम से की है? फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा की रचना किस नाम से किया है? आगे करा कि जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीक को किस शासक ने अपना संरक्षण प्रदान किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। करा फिरोज ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए ग्रंथों में से कुछ ग्रंथों का किस भाषा में अनुवाद करवाया था? तो फारसी भाषा में करवाया था। किस भाषा में? फारसी भाषा में इन्होंने अनुवाद करवाया था। आगे कह रहा है कि इन ग्रंथों का अनुवाद किस विद्वान ने किया था? जो अनुवाद किया था कौन विद्वान था? तो कह रहा अपाउद्दीन ने, है ना, दलाइते फिरोज शाही के नाम से किया था, आपको अनुवाद किया था फारसी में। अतः फिरोज के समय चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्कों को क्या कहा जाता था? यानी चांदी हो गया और तांबे के मिश्रित सिक्के, जो मतलब निर्मित मिश्रण से आपको जो सिक्का का निर्माण होता है हुआ था, उसको क्या कहा गया था? तो आधा एवं बीक कहा गया था, आधा एवं बीक। आगे करा कि फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हो गई थी? तो 1388 ईस्वी में हो गई थी। आगे करा कि फिरोज तुगलक के शासन काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना किससे की जाती है? तो जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। आगे करा कि फिरोज तुगलक ने दिल्ली में किस दुर्ग का निर्माण किया था? तो कोटला फिरोज शाही का निर्माण किया था, कोटला ये फिरोज शाही का निर्माण किया था आपको। आगे देखिए क्या करा है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। देखिए आगे करा कि तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो 1398 ईस्वी में किया था, 1398
98 ईस्वी में किया था। आगे करा कि तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो यही था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इम्पोर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, तो यहाँ ये इतने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते थे तुगलक वंश से, जो यहाँ पे आपको किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो मैं याद करा देता हूँ कि इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का जो टॉपिक होगा आपको सैयद वंश आ जाएगा, है ना। ये दिल्ली सल्तनत का काल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो